सॉरी वो वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना। तो ये Z1 इंटू Z1 बार क्या हो गया, Z1 का मॉड का स्क्वायर हो गया। 4Z2 इंटू Z2 बार क्या हो गया, Z2 मॉड का होल स्क्वायर हो गया। ये 2Z1 Z2 बार क्या इधर से इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या। अच्छा यहाँ देखिए Z1 इंटू Z1 बार यानी Z1 मॉड का स्क्वायर, Z2 इंटू Z2 बार यानी Z2 मॉड का स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा देखने में, इज इक्वल टू 4 प्लस Z1 मॉड का स्क्वायर इंटू Z2 मॉड का स्क्वायर। क्लियर। अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, Z1 स्क्वायर माइनस Z1 मॉड स्क्वायर Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 4 Z2 मॉड स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब Z1 कॉमन ले सकते हैं, Z1 का मॉड स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस Z2 स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ से -4 अगर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा 1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर। क्लियर। अब ये दोनों फिर से कॉमन है, 1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर और अंदर बचेगा Z1 मॉड का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमको निकालना क्या है, Z1 मॉड की वैल्यू। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, Z1 मॉड के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 4, तो Z1 मॉड की वैल्यू क्या आएगी 2। वैसे हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं, लेकिन मॉड चूंकि लगा हुआ है तो माइनस आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू जाएगी मॉड Z की 2। नाउ टेक योर स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू कैन राइट इट ऑल्सो। We will move on to the next question. Now the next question is Z minus alpha upon Z plus alpha कह रहा है is purely imaginary, is purely imaginary। इसका मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट 0 है। Now नेक्स्ट थिंग इज कि मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू दिया हुआ है इन्होंने 2, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। अब चूंकि इन्होंने कहा कि अच्छा ये क्या है, ये अगेन मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी कितना बड़ा लिखा रहा है लेकिन अगर कोई ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में हो रहा है तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यानी ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली इमेजिनरी है। अगर आप शुरुआत देखें तो उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से जोड़ो तो क्या आता था, याद करिए, तो क्या आता था, टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता था, है ना। लेकिन अगर कह रहा है कि ये प्योरली इमेजिनरी तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, है ना। तो अगर ये 0 हो गया तो इसका और इसके कॉन्जुगेट का सम किसके बराबर आएगा, 0, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है ना। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, पहले इसको लिख लीजिए Z माइनस अल्फा अपॉन Z प्लस अल्फा और सम करेंगे किससे। देखिए क्वेश्चन ही आपको हिंट दे रहा था, प्योरली इमेजिनरी इसने बोला, तो प्योरली इमेजिनरी बोलने का मतलब है कि हमको ये लगाना पड़ेगा, यहीं से हमारा आंसर आएगा, हम उसको लगाते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, Z था Z बार माइनस अल्फा विल रिमेन एज इट इज, Z बार प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपना अलजेब्रिक ऑपरेशन। अच्छा नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो तो कट के खत्म हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो करके, तो डायरेक्ट ऊपर वाला लिख लेते हैं, Z माइनस अल्फा इंटू Z बार प्लस अल्फा प्लस Z प्लस अल्फा इंटू Z बार माइनस अल्फा की वैल्यू टोटल क्या आएगी, नीचे वाला उधर चला गया 0। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा Z इंटू Z बार प्लस अल्फा Z माइनस अल्फा Z बार प्लस Z इंटू Z बार माइनस अल्फा Z प्लस अल्फा Z बार माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अल्फा Z और अल्फा Z ये कैंसिल हो गए।
अल्फा जेड बार और अल्फा जेड बार भी कैंसिल हो गए। अब z इंटू जेड बार, मैंने बताया था कि z मॉडुलस z का स्क्वायर होता है z इंटू जेड बार, तो इसकी जगह z मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, वही प्रॉपर्टी मैं बार बार एप्लीकेशन में क्वेश्चंस के दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो प्रॉपर्टी याद हो जाए, प्लस ये भी पता लग जाए कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी आप देख के रट तो नहीं सकते, आज रट लेंगे कल फिर भूल जाएंगे, तो उसको एप्लीकेशन में आप ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। z इंटू जेड बार अगेन मॉड z का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 2 लगा दूँ, 2 बार जुड़ रहा है। अब बचा क्या हमारे पास, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब z बार की वैल्यू दी हुई है 2, तो 2 टू जा 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2, एंड दैट विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है w से, w इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई। ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आपको दिया हुआ है 1। क्लियर? अब आपको पता करना है कि z क्या है। z इज, फर्स्ट ऑप्शन है प्योरली रियल, सेकंड ऑप्शन है प्योरली इमेजिनरी, थर्ड ऑप्शन है 1 प्लस आई, और फोर्थ ऑप्शन है 1 माइनस आई। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए अगेन मॉड की बात हो रही है, मॉड ऑफ w कितना दिया है 1, तो w की वैल्यू तो ये है, इसका मतलब कह रहा है कि 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई के मॉड की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है। अब यहाँ से आप देखते ही जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था एकदम उसी की तरह लगेगा कि हम करेंगे क्या, स्क्वायर ले लेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मॉड का स्क्वायर क्या होता है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई जेड बार। 1 सेकेंड, बैटरी लो हो गई है। 1 माइनस आई जेड बार। अच्छा लेकिन एक बात और है, अब की आई भी लगा हुआ है, तो चूंकि आई माइनस में तो अब की बार आप इसको प्लस में ले लेंगे, अपॉन z बार प्लस आई। ये तो कॉन्जुगेट हो गया, इंटू कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई इज इक्वल टू 1 होगा। इसका इंटू इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू भी 1 ही होगी। अब इतना होने के बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस आई जेड प्लस आई जेड बार माइनस आई स्क्वायर जेड इंटू जेड बार। अब नीचे वाले मल्टीप्लीकेशन तो इधर चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा z इंटू जेड बार माइनस आई इंटू जेड बार प्लस आई इंटू जेड माइनस आई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? यही हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट वट रहा है, हाँ कट रहा है। ये 1 है और ये माइनस आई स्क्वायर। माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये और ये तो कट खत्म हो गए। अब बचा क्या, आई जेड कट नहीं रहा, इसको इधर ही लेके चलते हैं सब कुछ। z इंटू जेड बार क्या हो जाएगा, z मॉड का स्क्वायर। अच्छा माइनस आई जेड है, आई जेड बार है, और इधर भी आई जेड बार है, इसको उधर लेके जाएं तो ये -2 आई जेड बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये आई जेड है और इधर माइनस आई जेड, इधर लेके जाएंगे तो +2 आई जेड हो जाएगा। ये जो है देखिए आई स्क्वायर यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा क्या z इंटू जेड बार, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। और z इंटू जेड बार क्या होता है,
z के मॉड का स्क्वायर। फाइनली इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास। इतने आने के बाद अब हमको कुछ ऑपरेशन देखने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका मतलब हुआ क्या कि 2iz बार इज इक्वल टू 2iz हो रहा है। तो 2 कैंसिल, इसको अगर इधर लेके जाएं और i कैंसिल, बचा क्या, z इज इक्वल टू जेड बार। z इज इक्वल टू जेड बार का मतलब ये है कि अगर हम इधर लेके जाएं इसको, वापस से काफ़ी इधर उधर करना पड़ रहा है, थोड़ा सा साथ में रहिएगा कंसंट्रेटेड करके। देखिए अब यहाँ लिखे z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, z बार उधर चला गया तो, है ना, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी याद हो तो मुझे बताइए ऐसा कब होता था, z माइनस जेड बार 0 कब हो जाता था, जब वो प्योरली रियल होता था। z माइनस जेड बार इज इक्वल टू आता था ना कि 2 ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अगर ये z प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, इसलिए वो 0 हो जाता था। आप रिवाइज कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर में नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो ये अगर 0 हो रहा है इसका मतलब ये है क्या, आपका z जो है वो क्या है, प्योरली रियल है। ये कंडीशन प्योरली रियल की है, ठीक। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ नोट इट डाउन और टेक योर स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन। नाउ अब कुछ थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, जिस लेवल के क्वेश्चन आप यहाँ लगा रहे हैं और जिस लेवल की थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आप एक बार खुद से एनसीईआरटी उठा के देखिएगा। और सारे क्वेश्चन हलवा ना लगने लगे ना तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये मैं आपके एनसीईआरटी या बोर्ड से ऊपर के लेवल का भी करवा रहा हूँ, आपके जेई लेवल का करवा रहा हूँ, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके स्कूल के लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान लगने लगेगा। एनसीईआरटी उठाएंगे और आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है, एक z2 है, ठीक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस z1 क्या है, x1 y1 है, और z2 क्या है, x2 y2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगता था हमारे क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम उसी फॉर्मूले से आ जाएगी। तो z1 और z2। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने वेक्टर अभी तक पढ़ लिया हो फिजिक्स में तो ठीक है, नहीं पढ़ लिया तो मैं बता दूं, इस पॉइंट को, चूंकि z1 क्या है, z1 ओरिजिन से ऐसे आ रहा है और z2 ओरिजिन से ऐसे आ रहा है, ठीक। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलते हैं, मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ मैं p और q, तो pq को बोलेंगे z2 माइनस z1। क्लियर? z2 माइनस z1। नाउ तो हमको अगर pq की डिस्टेंस निकालनी है तो pq की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, z2 माइनस z1 का मॉड। ये तो होगी डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला सेम जो कि हमारे क्लास 10 में था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैलिड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट थ्योरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट। एक चीज़ आती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नाम आर्ग्यूमेंट है, उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन ये बेसिकली है क्या, बेसिकली एंगल है। जैसे हम स्लोप देखते थे, अभी दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। ये नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। कोई पॉइंट है z जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये इमेजिनरी पार्ट दिखा रहा है z का और ये रियल पार्ट दिखा रहा है z का। ये आपका है x और ये है y। अब याद रखिएगा आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड होता क्या है, ये जो आपका ये लाइन है O से लेकर यहाँ तक, इसका कुछ नाम दे देता हूँ P। OP जो लाइन है ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस है ना, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
आर्ग्यूमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखते हैं, ये हमेशा क्या होता है, थीटा होता है, थीटा एंगल होता है ये, और थीटा हमेशा क्या होगा, थीटा की प्रॉपर्टी ये है, ये हमेशा लिया जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और हमेशा लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये जो थीटा एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब निकालेंगे कैसे, ये y है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस x है। क्लियर? तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन x। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। और थीटा क्या है, थीटा ही तो आर्ग्यूमेंट है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये तो सिंपल सा टर्म हो गया। अच्छा एक बात और, हम जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर रोटेट कर जाए तो थीटा ये हो जाएगा, फिर रोटेट कर जाए तो थीटा ये हो जाएगा, है ना। ऐसे थीटा रोटेट करके कई सारी वैल्यू ले सकता है, क्या वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज तक जा सकता है। उस चीज़ को कर्व करने के लिए, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट की बात नहीं करते हैं, हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि थीटा की जो रेंज है वो -π से लेकर π तक ही होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और मैं भी आपको तुरंत समझाता हूँ। हमारा थीटा -π से π के बीच में ही रहेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, देखिएगा, अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये हुआ ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मैंने आपसे कहा है कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो ये हुई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ ये हो गई कि हमारा एंगल जो है वो पाई से बड़ा हो गया। यहाँ तक पाई है, इसके बाद तो पाई से बड़ा हो गया, और पाई से बड़ा हमें होना नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरफ से मेजर ना करके हम इस तरफ से मेजर करेंगे। अब देखिए पाई से छोटा हो गया, क्लियर। लेकिन अब आप हमसे कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, और यहाँ तो आप चले गए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये तो ग्लिच क्रिएट कर रहे हैं आप। नहीं, अगर हम जब इधर जाएंगे तो क्या हमने जो डायरेक्शन माना था उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हम इसको हमेशा -θ लेंगे, क्लियर। जब भी हमको इस तरह से जाना पड़ेगा तो हम क्या इसको लेंगे, -θ, क्लियर। अब मैं कुछ एक आध क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ऐसे जा रहे हैं तो थीटा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ा हमें तो वो क्या हो जाएगा, -θ। अब मैं सारे क्वाड्रेंट में कैसे कैसे केसेस बनते हैं मैं उसको दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन चार इक्वेशंस की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कि आर्गुमेंट देखते कैसे हैं, उन्हें निकालते कैसे हैं। पहली इक्वेशन है 2 + 2√3i। मैं पहले आप क्लियर कर दूँ कि ये पार्ट क्या है, ये x पार्ट यानी रियल पार्ट है, और ये क्या है, y पार्ट है, ठीक। इक्वेशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि इस इक्वेशन में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर। जैसे क्वेश्चन नंबर है वही क्वाड्रेंट भी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये इस तरह से। अब हमने बताया कि थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स y बाय x। तो y कितना है, 2√3/2, 2√3/2 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। tan √3 कब होता है, π/3 पर, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3, यानी ये एंगल आ गया आपका π/3। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए, इसमें x पॉजिटिव है लेकिन y निगेटिव है, x पॉजिटिव और y निगेटिव। ऐसा कहाँ होता है, x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। x पॉजिटिव और y निगेटिव। नाउ वैल्यू वही है, तो थीटा इज इक्वल टू अगेन tan इनवर्स y कितना है, 2√3/2, 2√3/2। √3 कब होता है, π/3 पर, ये होगा π/3,
लेकिन हम क्या किए, देखो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गए, इसलिए हम इसको एंगल क्या लेंगे, माइनस। तो थीटा क्या होगा, -π/3। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा वाला। तीसरे में x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। ऐसा कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, यहाँ पर है क्वाड्रेंट, तुमको पता लग गया इक्वेशन को देखने से। अब हम थीटा निकाल लेते हैं। थीटा हालांकि वैल्यू वही है, तो आप जान ही रहे हैं π/3 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, π/3। ठीक, तो अब ये कि यहाँ फंसा मामला। अब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि पाई से बड़ा हो गया, तो हमको जाना कहाँ पड़ेगा, हमारा एंगल कौन सा देखा जाएगा, ये वाला एंगल देखा जाएगा। क्लियर? और ये एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल पाई है, पाई में से अगर हम π/3 माइनस कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। पाई माइनस कर देते हैं, पाई माइनस π/3, तो कितना आ गया ये 2π/3। क्लियर? लेकिन अभी भी नहीं, 2π/3 हम नहीं ले सकते क्योंकि हम गए किस डायरेक्शन में, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल की वैल्यू तो 2π/3 है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी देखना है, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2π/3। फेयर एनफ? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, -2π/3। बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लीजिए। एंगल तो हमें दिख रहा है कि π/3 है, ओरिएंटेशन क्या है, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और इट इज एंटी क्लॉकवाइज। बेस्ड ऑन दैट वी विल पुट अप द साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे यहाँ क्या था, यहाँ π/3 आया तो, लेकिन हमको लेना है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हम एंगल कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे। तो चूंकि गए हम क्लॉकवाइज में, तो एंगल हमने क्या लिया, -π/3। यहाँ भी एंगल π/3 था, लेकिन हमको आना हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो या तो हम ऐसे आ सकते हैं या ऐसे आ सकते हैं। ऐसे आने के लिए एंटी क्लॉक में हम पाई से बढ़ जाएंगे, पाई से बड़ा हो जाएगा, तो वो भी हमें नहीं लेना है क्योंकि अभी मैं बताया था -π से पाई ही हो सकता है थीटा। तो हम किस तरफ से आएंगे, इस तरफ से आएंगे। इस तरफ से आएंगे तो हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो ये एंगल तो आपको पता लग गया कि 2π/3 है, लेकिन चूंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहे हैं इसलिए वी विल पुट अ नेगेटिव साइन बिफोर दिस। क्लियर? नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, ये क्या है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव। ये कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो एंगल तो π/3 है, एंगल तो π/3 है, लेकिन ओरिएंटेशन क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आते हैं, तो हम या तो ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकते हैं। इधर से आने में फिर से पाई से बढ़ गया, और पाई से हमें बढ़ाना नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। ये कैसा हो जाएगा, 2π/3। पाई में से π/3 माइनस कर देंगे, 2π/3 आ जाएगा। और गए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही है, इसलिए थीटा हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ क्या आया है, -2π/3। यहाँ क्या आया है, थीटा इज इक्वल टू -π/3, और यहाँ कितना आया है, थीटा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, वीडियो रोक रोक करके आप पूरी तरह से इसे समझ लीजिएगा अगर आपको ज़रा सा भी कहीं मिस कर रहे हो। ठीक है, वरना कमेंट में आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा कि आपको कौन सी बात इसमें समझ में नहीं आई। अगर नहीं समझ में आई तो, वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हाई लेवल तो है ही है, लेकिन फिर भी बियर विद मी। नाउ टेक योर स्क्रीनशॉट। आइए अब देखते हैं पोलर फॉर्म। इसी इक्वेशन को जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई थी, इसे दो और फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहला है पोलर फॉर्म, वो पहले देख लेते हैं। पोलर फॉर्म ये कैसा होता है, अगर z आपका कोई नंबर है एक्स वाई, तो जाहिर सी बात है ये x होगा और ये y होगा, और ये आपका थीटा हो गया। अगर ये थीटा है और ये y है और ये x है, तो मुझे बताइएगा, अच्छा ये क्या है, अगर मैं इसका नाम p दे दूं, इस पॉइंट का o, तो OP क्या है, क्या OP मॉड्यूलस ऑफ z है, ये भी हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन मॉड्यूलस z। तो या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू साइन थीटा। प्रोजेक्शन वाली बात है, जिन लोगों को प्रोजेक्शन नहीं पता है मैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हालांकि वैसे तो देख के ही बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है। नीचे वाला हमेशा कॉस एलिमेंट होता है और परपेंडिकुलर वाला हमेशा साइन एलिमेंट होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन
जेड बार, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जेड बार इंटू कॉस थीटा। इस हिसाब से x की वैल्यू हो गई z बार कॉस थीटा, y की वैल्यू हो गई z बार साइन थीटा। एक बार याद कर लीजिए, ये चीज़ जो है, ये जो मैंने अभी किया है, इसे सिंपल प्रोजेक्शन कहते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती है। थीटा के साथ वाली वैल्यू हमेशा कॉस एलिमेंट होती है, यानी z बार इंटू कॉस थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर यानी सामने वाली वैल्यू है वो हमेशा साइन एलिमेंट होती है, यानी मॉड ऑफ z इंटू साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस आई इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा। क्लियर, मॉड z कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर, मॉड z को कहीं कहीं किसी बुक में r से भी डिनोट किया जाता है। अगर हम इसको r ले लें तो सिंपली इक्वेशन बन जाएगी r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही आपका पोलर फॉर्म है। तो इसी x प्लस आई वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां पर याद रखिएगा r इज व्हाट, r इज द मॉड्यूलस ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, जो इससे पहले पढ़ा था अभी आर्गुमेंट का, उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे एक बात और क्लियर करनी है उसमें, इसलिए क्वेश्चन एक लगा लेते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है cos 4π/3 माइनस आई साइन 4π/3, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है। तो ये जो है आपका कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका आर्गुमेंट निकालना है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन, तो y क्या है, निगेटिव में है। अब चूंकि यहाँ से देख करके हम बता नहीं सकते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि ये कॉस और साइन में वैल्यू दी हुई है, ये आपका नंबर्स में तो है नहीं, तो आप कोऑर्डिनेट तो बता नहीं सकते। तो सिंपली tan इनवर्स माइनस साइन π/3 4π/3 अपॉन कॉस 4π/3 हो जाएगा। फिर tan इनवर्स क्या ये माइनस tan 4π/3 हो जाएगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि tan माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। तो इस माइनस tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ tan माइनस 4/3। अब यहाँ से हमारा tan और tan कैंसिल आउट हो सकता है। तो आंसर क्या आया आपका, आर्गुमेंट ऑफ z कितना आया, माइनस 4π/3। लेकिन अभी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आप ऐसे जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर, अब ऐसे जाने का मतलब ये है कि 4π/3 क्या पाई से बड़ा है, ध्यान से देखो तो पाई प्लस π/3 है ये, तो इसका मतलब हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर हम 4π/3 को माइनस में देते, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही उलझाता है, ऑप्शन में माइनस 4π/3 भी दिया होगा और आप फटाक स्टिक करेंगे, आपका नंबर कट जाएगा। बेसिकली पाई से बड़ा है 4π/3, यानी कि अगर हम इधर से गए तो हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा ऐसे, या ये पूरा 4π/3 हो रहा होगा, यानी ये π/3 हो रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई प्लस π/3। ठीक, लेकिन हम पाई क्रॉस तो कर नहीं सकते, इसलिए हम किधर से आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ये बस कॉमन सेंस की बात है, हल्का सा आप अगर सतर्क हैं, सावधान हैं, तो आपको पता लग जाएगा 4π/3 आपका पाई क्रॉस कर गया, तो बेसिकली हमें इधर से आना होगा। तो ये एंगल कितना होगा, पाई में से π/3 माइनस कर दीजिए, तो बेसिकली हम इसको ये भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक, और चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं तो हमारा एंगल पॉजिटिव ही होगा, 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आर्गुमेंट पे हमने क्वेश्चन करना सीख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म एक फॉर्म हो गया, अब दूसरा है यूलर्स फॉर्म। यूलर्स फॉर्म, बस ये एक नॉर्मल फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म होता है, यूलर्स फॉर्म होता है। आपने दो देख लिए हैं और ये तीसरा है यूलर्स फॉर्म, जिसमें r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपका क्या है,
पोलर फॉर्म है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r और सिंप्लीफाई करके r e की पावर आई थीटा, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर आई थीटा। सिंपल, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें बन जाती हैं, यानी कि e की पावर आई थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसमें थोड़ा सा आप कुछ प्ले करके देखिएगा, अगर थीटा पाई बाय 2 रखते हैं तो क्या आता है, या आप खुद करके देखिएगा तो थोड़ा सा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये याद भी हो जाएगा। या मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अपने घर पे कर लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख के देखिएगा क्या आता है। यहाँ पाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ भी पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 3 रख के देखिएगा, पाई बाय 6 रख के देखिएगा, पाई बाय 4 रख के देखिएगा, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा क्या है। तो बेसिकली e की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ से कुछ एक आध रिजल्ट आते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके खुद घर पे देखेंगे तो समझ में आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा e आई थीटा प्लस e माइनस आई थीटा अपॉन 2 के बराबर होती है, और साइन थीटा की वैल्यू हमेशा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 के बराबर होती है। आप e आई थीटा रख के देखिएगा ये, और इसकी जगह माइनस थीटा रख के देखिएगा, यहाँ रख के देखिएगा, यही वैल्यू आ जाएगी। ये खुद से करके देखिएगा, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने आपको रिजल्ट बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी क्वेश्चन में यूज़ हो सकते हैं। तो आपका यूलर हो गया और पोलर हो गया, 2 फॉर्म आपके तैयार हो गया। ठीक, इनमें कुछ क्वेश्चंस देख लें। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ एक आध चीज़ें और कर लेते हैं। एक है डी मॉयर्स थ्योरम, डी मॉयर्स थ्योरम। अब ये स्पेलिंग इसकी गलत हो सकती है, नाम बड़ा अजीब सा है, डी मॉयर्स, मेरे ख्याल से फ्रेंच नेम है। ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यूलर्स मेथड का यूज करके। जैसे ये बेसिकली क्या है, ये e की पावर आई थीटा ही तो है जो यूलर का फॉर्म है। ठीक, इसकी पावर आपने n लिखी। ठीक, अब चूंकि पावर में पावर है तो ये क्या हो जाएगी, e की पावर आई n थीटा, तो थीटा से n मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, आपकी क्या है n थीटा है ना, i के बगल में n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका, यूलर मेथड का यूज़ करके आप प्रूफ कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान सा आपका एक थ्योरम दिया डी मॉयर्स ने, जिसका यूज़ काफ़ी क्वेश्चंस में होता है, आगे हम देखेंगे भी। अच्छा, एक बात और, जैसे कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, पूरे लेक्चर में कहीं क्या कुछ नहीं समझ में आया, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको पूछना हो सर वो कैसे हुआ या फला स्टेप कैसे हुआ, तो प्लीज़ मेंशन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। अब ये नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अगर किसी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल है या प्रोडक्ट है तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट का समेशन होगा, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर डिवाइड में है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है तो सेम चीज़ माइनस में हो जाएगी, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर z की पावर n किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को की nth पावर है, उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो n सिंपली साइड में आता है, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z आप कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ की मदद से निकालते हैं या पुरानी प्रॉपर्टीज़ की मदद से निकालते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए लिखा है एम्प z माइनस z बार। तो एम्प कुछ नहीं है, मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट को ही एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z बार पूछ रहा है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z बार ही पूछ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर आपको याद हो, अभी इस बार भी क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया है, z माइनस z बार करने पे आता क्या है, z माइनस z बार करने पे क्या आता है, z माइनस z बार करने पे आता है 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y है क्या, इमेजिनरी पार्ट, और x क्या है, रियल पार्ट। यही तो है, यही तो करते हैं। तो अगर z माइनस z बार करने पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ रहा है और रियल पार्ट 0 हो जा रहा है, रियल पार्ट तो खत्म हो जाता है कट के, तो यानी रियल पार्ट 0 है। तो बेसिकली है क्या, tan इनवर्स डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड कब होता है, 90 डिग्री पर या माइनस 90 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 π/2 या माइनस π/2। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अच्छा, इस को आप अगर देखें इस प्रॉपर्टी को, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड अपॉन जेड। क्लियर। तो जेड जेड कैंसिल, बचा क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1। -1 अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका इमेजिनरी पार्ट तो गायब है, यानी इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल होता है, तो इमेजिनरी पार्ट तो गायब है, 0 अपॉन -1, तो ये बेसिकली 0 है। tan कब 0 होता है, tan 0 कब होता है, 0 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए।